Atom, the smallest particle of matter which is indivisible and participate in chemical reaction. Chemical reaction. Element that is substance made of one kind of atom. For example, hydrogen gas, sodium metal. जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हों उनको एलिमेंट कहते हैं. नाउ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन. Now in chemical substance, elements are always present in a definite proportion. By mass. किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर इन वाटर H2O is 1:8 by mass. Dalton's atomic theory now it was presented by John Dalton of England. It was presented by John Dalton. ये जाना माना नाम है इसमें केमिस्ट्री में. John Dalton of England. ये 12 साल की उम्र में ही टीचर बन गए थे. Now and at फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी में इन्होंने अपना योगदान दिया. 1808 में उन्होंने थ्योरी दी. He has given 6 postulates. अपने ये उनके assumptions थे. Postulates का मतलब होता है assumption, मान्यता. On atomic theory. डाल्टन की atomic theory in 1808. तो पहला है all matter is made up of. सर postulates तो proof होते हैं ना. सर बिल्कुल ऐसा ही. क्या चीज? postulates जो होते हैं उनको proof किया जाता है. पोस्टुलेट को अगर प्रूव हो जाएंगे तो फिर वो थ्योरी बन जाएंगे. अदरवाइज पोस्टुलेट क्या होते हैं? These are only assumptions. Matter. What is postulate? ठीक है. देखो, टू अज्यूम और क्लेम इज ट्रू. जो किसी assumption पर आदि तो पोस्टुलेट का क्या मतलब है? जो अज्यूम जरूरी नहीं है ट्रू हो. समझ आया कि नहीं? तो उन्होंने माना हमारे लिए सच है. तो
इसका मैं हिंदी मीनिंग बता दे रहा हूँ। हिंदी मीनिंग ऑफ पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट और कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। सर थियरी को हिंदी में क्या- परिकल्पना, सर थियरी को क्या कहते हैं? थियरी को क्या कहते हैं? वाद, थ्योरी का मतलब है वाद, उनके ऊपर उसकी विवेचना की जाए तो वाद। डाल्टन्स थ्योरी, परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, सही है। अब जरा चेक, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से बना है सभी मैटर। वो किससे बना है? कॉल्ड एटम, एटम से बना है। और एटम पार्टिसिपेट इन, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो तुमको मालूम है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये एटम ही है जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो, अगर H और Cl, H2O Cl2 है, तो ये जब बनेगा तो एटम ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सब एटम्स हैं, तो एटम में पार्टिसिपेट किया, अपने बॉन्ड तोड़ दिए और ये बॉन्ड बना दिए। थोड़ी बात समझ आ गई? तो इस तरीके से एटम ने एटम से बॉन्ड तोड़ा और दूसरे एटम से बनाया। तो किसने पार्टिसिपेट किया? एटम से। H2 + Cl2 से क्या बन गया? 2HCl। तो ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसका क्या मतलब है, विच पार्टिसिपेटिंग के। एटम एटम के बीच बॉन्ड टूटा, नए एटम के बीच बना। दूसरा देखो, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। Which cannot be created or destroyed. In a chemical reaction. इसका मतलब है रिएक्शन से पहले 2 H एटम यहाँ थे और बाद में 2 ही हैं। तो क्या कुछ टूटे? कुछ केवल बॉन्ड बने बिगड़े हैं। सो एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है ये अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको बीच में काट नहीं सकते हो, ठीक है? हाँ, इट इज अविभाज्य, इसका विभाजन नहीं हो सकता, तो इसको तोड़ नहीं सकते। अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि सेंटर में तो प्रोटॉन नहीं है। तो इसलिए एटम्स आर इनडिविजिबल एंड which cannot be created or destroyed in chemical reactions. दोनों पोस्टुलेट बोल के सुनाओ करते हो। पहला बताओ। सेकंड बताओ। Atoms are indivisible. Again. और उसने all metals are made up of tiny particles called, which are made up of और called atoms, which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible and cannot be created or divided further. destroyed. All matter are made up of very tiny particles which participate in a chemical reaction. All atoms are indivisible, which can neither be created nor be destroyed. सही है। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य हैं, जिन्हें न सृजित किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। नाउ स्टेट वो द पोस्टुलेट्स।
All matter is made up of very dense particles called atoms participating in chemical reaction. Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed. चलो थर्ड देखो, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट are identical in mass and chemical properties. In mass and chemical properties. अगर मान लीजिए मैंने कॉपर का पूरा एक ऐसे ब्लॉक ले लिया है, तो क्या इसके सभी Cu एटम एक जैसे होंगे कि अलग अलग हो सकते हैं? So atoms of given element are identical. ये सभी आइडेंटिकल होंगे. So atoms of given elements are, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल इन मास, उनका मास भी एक जैसा होता है और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होती है. मॉलिक्यूल से नहीं लेना एटम, ये अभी जब कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल भी बना लेंगे, लेकिन नहीं भी है. जैसे मेटल में मॉलिक्यूल थोड़ी ना होंगे, सब एटम ही तो होंगे. गैसेस जैसे बनाते हैं ना तब मॉलिक्यूल होता है, H2Cl2 O2 वो मॉलिक्यूल दो मिलके बनाते हैं. अदरवाइज इसमें तो काटना पड़ता है ना कॉपर, तो एटम ही है. सही है. अब देखो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हो गई, इसका रिपीट करो तीनों. और डी के लिए तो पूछा. चलो ओके. नाउ फोर्थ वन, किसी एक एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होते हैं, मास में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज में, वजन के आधार पर. क्या तुमको मालूम है सभी कार्बन 12U के होते हैं और सभी कार्बन काले होते हैं, तो सबका मास सेम हो गया. और सभी ब्लैक कलर के, वो तो हुआ एक जैसा कि नहीं. और डिफरेंट ले लो, मैं मान लो कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन 16U का हुआ. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर डिफरेंट के लोगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा. तुम पढ़ चुके हो अभी, तो पिछले एग्जाम में 20 तक के लिखे थे, सबके अलग अलग एटॉमिक मास थे कि नहीं. सो एटम्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं बोलना है, जैसे कुछ लोग ये बोल देंगे कि सर हमने तो आर्गन और Ca दोनों ही केस में 40U लिखा है, तो कुछ चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं. केमिकल तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, वो भी देखा जा सकता है. अब देखो, हेलो ना, अब अगला देखो, दैट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. are different in mass, उनका मास डिफरेंट होगा, या have different masses and chemical properties. अगर दो अलग अलग ले लिए जाएं तो एक में सोडियम ले लो, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि ये चाकू से कट जाए, और आयरन तो चाकू से नहीं कट सकता ना. सोडियम तो ऐसा होता है कि पानी में डाल दो तो आग लग जाए, लेकिन क्या आयरन ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता.
इस तरीके से ये 23U है, इसका मास कितना है 23U और इसका 26U, ठीक है। 26 इसमें देख लो 8 में सबसे ऊपर रखी है, पैरम रखी लिखा है। चलो तो अर्शिता थर्ड एंड फोर्थ बताओ। The atoms of given elements are identical in the mass and properties. केमिकल प्रॉपर्टी Mass and chemical properties. Atoms of different elements are identical in by mass and properties. अब बताओ सेकंड वन, ठीक से थर्ड वन। ठीक है बता दो, भाभी आप बताओ। Sir, atoms of given element are identical in masses and chemical properties. Atoms of different element have different masses and chemical properties. अर्पित Atoms of given element are identical in masses and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and different chemical properties. सही, चलो तो इससे क्या पता चलता है इनके डिफरेंट मासेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी बात समझ में आ गई। अब आगे का देखो तो पाइप लगा दिया। चलो 10th के बच्चे तो भर के ले जाते हैं, कहते हैं कि अबे जमजम जमजम का मक्का का पानी। अगला देखो फिफ्थ, atoms combine in a ratio of small whole numbers. Atoms combine in a ratio of small whole number. ठीक है, to form compound, to form compound. For example, बहुत ज्यादा बड़ा रेशो नहीं चाहिए कि H and O combine in 2:1 रेशो। कितने रेशो में कंबाइन करेंगे? 2 ये मिल जाएगा इसे Sir, by to number of form atoms. number of atom पर मास नहीं लिखा ना, बाई By मास। number of atoms. हाँ ठीक है, इन बाई नंबर, ठीक है, टू फॉर्म H2O यहाँ लिख दो। ये किस पर दिया गया बोलो? बाई नंबर। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ N and H combine in 1:3 to form, हर्षिता N और H अगर 1:3 के रेशो में बाई नंबर मिल जाए तो क्या बना है? तो वो क्या होता है बताओ? अमोनिया। जो वॉशरूम में स्मेल आती है दैट इज अमोनिया। समझ में आई बात कि नहीं? इसी में सल्फर डाल दो तो खेतों में डालने जा रहे हैं यूरिया बन जाए, ठीक है। अब ये देखो तो ये स्मॉल नंबर पे है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि H97 और O103 मतलब कॉम्प्लेक्स होल नंबर में तो नहीं बना रहे? बहुत सिंपल सिंपल, 1 2 ही मिलेंगे, 2 3 4 तक मैक्सिमम, मतलब स्मॉल होल नंबर ही मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट बोलो। Sir, glucose. वो भी सिंपल है, 1:2:1। Atoms combine in the ratio of whole numbers. स्मॉल बोलो। Atoms combine in small ratio of whole numbers to form compound. ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 6 देखो। 6 is the relative number and kind of atoms. The relative number and kind of atoms are constant in given compound. ठीक है, relative number and kind of atoms. For example,
इन C6H12O6 काइंड ऑफ एटम्स क्या है? वो लोग क्या क्या मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज को? ग्लूकोज काइंड ऑफ एटम, यानी एटम के प्रकार कौन कौन से हैं? C, H एंड O, और उनका रिलेटिव नंबर क्या है? एंड देयर रिलेटिव नंबर C:H:O। ये सब मैं बाई नंबर कर रहा हूँ, बाई मास वाला नहीं, मास कर रहा हूँ बाई मास। तो दैट इज इक्वल्स टू 6:12:6, और सिंप्लीफाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, और ये फिक्स है। कोई कहते हैं मैं आपको C6H12O8 वाला ग्लूकोज खिला दूँ, वो बिल्कुल मीठा नहीं होगा, बेकार, और या बने भी ना। तो कहते हैं H3O पिलाऊंगा, H2O छोड़ो, हो सकता है बनता ही ना हो कहीं, तो वो फिक्स है। H2O अगर बन रहा तो यही बनेगा, इट इज फिक्स्ड। काइंड ऑफ एटम इसमें H और O होंगे। कोई कहे मैं तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊं जिसमें N भी होगा, H भी होगा, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बदला। तो रिलेटिव काइंड ऑफ एटम एंड नंबर ये फिक्स ही होगा, चाहे इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें, है ना। तो 5th और 6th पॉइंट बोलो। Sir, the relative number and the kind of atoms are constant in a given compound. देखो 6 और 5th बोलो, Sir, with बताओ, बोलो 5th। atoms combined in small molecules form. अगला अभिषेक, 5th और 6th बोलो। दैट इज ये है 5th और ये है 6th, है ना। 5th और 6th बताओ। Atoms combine in a ratio of small numbers to form compounds. Atoms in a relative रिलेटिव नंबर, the relative number and kind of atom in a compound are constant. हाँ बोलो 5th और 6th। Atoms combine in a ratio of small numbers to form compounds. The relative and the number of रिलेटिव है, थोड़ी उनके कोई संगे संबंधी क्या शादी वाला करने लगा। Kind of atoms, okay? चलो, now पहला क्वेश्चन, स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकंड, डिफाइन एटम, मॉलिक्यूल, नहीं बताया, एलिमेंट एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था, 2 देखो। 2 में क्या है कि हाइड्रोजन एंड वाटर कंबाइन, हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 रेशो बाय मास, 1:8 रेशो में ना, H2O में, किसमें बोलो, वाटर में। तो उसने पूछा है मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 1:8 निकल। ये बात तुम्हें समझ में आई? हमने इसी चीज को ऐसे लिख दिया क्योंकि ये मास का ही तो रेशो है ना, तो H का मास अपॉन O का मास 1:8 रेशो, इसी रेशो में तो होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए 3 ग्राम हाइड्रोजन हो, तो
हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दोगे? ये तो मैंने फार्मूला बना लिया। हाइड्रोजन देखो उसमें लिखा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, तो ये पूछा जा रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख लोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना समझ में आया? इससे ये लिख लिया और जो दिया है वो लिख लिया। तो ये रेशो जो है ऐसे लिखते हो ना, और फिर मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह 3 ग्राम लिख दिया। कह रहा 3 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना, अभी से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको वहां ले जाओ, तो 24 ग्राम दैट इज 3 ग्राम इंटू 8 और 1 इंटू मास ऑफ O। तो मास ऑफ O इज इक्वल टू 24। तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? पलक जमा करो, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? दैट इज 24 ग्राम ऑक्सीजन इज नीडेड to completely react with 3 gram of hydrogen। सही है ना? देखो इस बात को, 24 ग्राम 24 ग्राम ऑक्सीजन is needed to completely react with 3 ग्राम हाइड्रोजन। अगला सवाल देखो, थर्ड क्वेश्चन। Which postulate of Dalton's atomic theory, law of conservation of mass को मैं रिफर करता हूँ? मतलब डाल्टन की जो 6 पॉस्टुलेट देखें, उसमें तुम्हें कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता लगता? अभिषेक बोलो। सेकंड, क्योंकि उसमें ही लिखा है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इसलिए सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिजेंबल्स। देखो सेकंड देख लो, शायद देखें उसको सेकंड वाला पढ़ो। सो सेकंड postulate of Dalton's atomic theory ठीक है, वो किसके सेम है? इज रिजल्ट ऑफ, उन्होंने जो पहले के साइंटिस्ट थे उन सब का भी उसमें डाल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट है भाविन जो हमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता है? सिक्स में कहा है कि उनका जो नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स फिक्स्ड है। यही चीज क्या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहती है। सो इसलिए सिक्स्थ पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन, उसमें तो सिंपल रेशो है, सिंपल से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल में देखो, सिंपल वाला तुम्हें आगे बताया जाएगा, NO2 भी बनता है, N2O4 भी बनता है, N2O5 भी बनता है, N2O3 भी बनता है, तो ये सब सिंपल रेशो। नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स हैं, तो क्या इससे ये पता चल रहा है कि फिक्स्ड रेशो में बनता है? फिक्स्ड वाला तो वही है, सिक्स्थ वाला नहीं। इन सब के बारे में अभी और एक्सप्लेन किया जाएगा। चलो अब देखो, हाँ यहाँ क्या लिखे हैं, सेंटेंस बोलो। Sixth postulate of Dalton's atomic theory is result of law of constant proportion। निष्का और फलक। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो फिर बताते हैं। लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 रेशो। बोलो बात सही है? ये तुम्हें मालूम भी है? क्या तुम इस चीज को ऐसे लिख सकती हो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8? इसी को लिखा है, देखो, क्योंकि ये बाई मास रेशो है ना। बोलो ये समझ में आया? क्योंकि हाइड्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का यही तो है। अब वो कह रहा है यदि हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, पढ़ो प्लस क्या कह रहा है? इफ वी हैव, तो मैंने हाइड्रोजन की जगह 3 लिख दिया, तो कितनी ऑक्सीजन लगेगी? फिर ऑक्सीजन निकालना है, इसी में प्लेस कर दी। सही है?
बोलो बात समझ आई? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसको उधर देगा, इसको उधर, तो ये 28 ग्राम ये हो गया, ये वहां चला। बोलो बात समझ आ गई? तो क्या लिखोगे? 24 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन या कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसा किस वजह से होगा? लॉ ऑफ, मतलब फिक्स्ड जो है फिक्स्ड से करता है। इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तुम्हारी बुक में कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है, ये डेफिनेट लिखा है। तो यहाँ क्या लिख लोगे? इट इज एज पर, ये लिखना पड़ेगा कि तुमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि इट इज एज पर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इट इज, अभी ले रहा हूँ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और किसी की काफी बाकी जमा हो गई सबकी? कोई और तो नहीं है लिखने वाला? आपने जमा की नूर? और चलो आगे की बात करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालो। क्या कहा जा रहा है कि 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड तो ये कंपाउंड है, ये देखो, और इस कंपाउंड में क्या है? बोरॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोरॉन और ऑक्सीजन है। तुमको मैं बता दे रहा हूँ ये है कंपाउंड। वैसे बोरॉन ऑक्साइड है, P2O3 बनता है। क्या बनता है? आगे की क्लास में 10th में पढ़ लोगे, लेकिन अभी से बता देखा है, बोरान का कंपाउंड। ठीक है, तो बोरॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड कितने ग्राम का है बताओ? 0.24 ग्राम है। और बोलो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें ये तो कंपाउंड है। तुमको ये बात मालूम है कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो में अगर दो एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करें तो उसको कंपाउंड कहते हैं। लिखा है, देखो ये कंपाउंड हुआ कि नहीं? ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा। जैसे पिछले चैप्टर में भी ऐसा पढ़ा है आपने, दैट इज प्योर सब्सटेंस ना, इज मैटर, सब कंपाउंड तो पढ़ ही चुके हो। चलो अब इसमें कितने ग्राम इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना बोरॉन देखो जरा। 0.096 ग्राम क्या है? बोरॉन। और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन। तो आपको ये इतने में यही दोनों हैं, और ना मानो तो जोड़ के देख लो, ये आ जाए, ये इन दोनों के जोड़ने से आ जाएगा। जोड़ के दिखा दें तो 0.096 और 0.144 जरा जोड़ो तो ये 0 आया, ये 1, तो 4 आ गया, और ये 1 आया कि नहीं भाई? तो इसको जब तोड़ा गया तो दो चीज मिली। तो कह रहा है कि बोरॉन का कितना परसेंटेज है इसमें, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, और ऑक्सीजन का तो देखो मास परसेंट ऑफ बोरॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ सैंपल और इनटू 100। सही है। मास परसेंट निकालने का क्या तरीका है? मास ऑफ बोरॉन, फिर से समझो इस बात को, अदिति इस बात को ध्यान दो। मान लो जैसे मैं ये कहूं कि कितना बोरॉन है, 0.096 ग्राम बोरॉन इस प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट है? इन, ठीक है, तो कितना प्रेजेंट है इन 0.824 ऐसे लिखो। इन बोलो इन 0.24 ग्राम सैंपल कितना बोरॉन है? बोरॉन इज 0.096 ग्राम। तो बोलो 1 ग्राम सैंपल में कितना होगा? बोरॉन इज 0.096 अपॉन 0.24। जब 1 का पूछा जाए तो डिवाइड होगा कि नहीं? और अब बोलो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा?
100 ग्राम सैंपल हो तो परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं? बोरॉन इज प्रेजेंट 0.096 अपॉन 0.24 और इनटू 100 100 का पूछा जाए तो क्या ये वही चीज नहीं है? तो मास ऑफ बोरॉन की जगह क्या लिख लोगे? 096 और इसकी जगह सेकंड चैप्टर में भी इसका फॉर्मूला था मास में। है ना, वही चीज है, वही लगा और इनटू 100। तो अब देखो डेसिमल है तो अब यहाँ पर ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 1000 और नीचे का हटा दो तो ऊपर 100। बोलो सही है? फिर 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 24 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 4 आएगा। सब डेसिमल तो हट चुके हैं ना, तो 24 4 जा 96 और 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो तो 40%। तो बोरॉन का परसेंटेज अगर इसका 40 है तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? डेट करके बताना है। 60 हाँ 60%। ला इतना डिले कैसे हो जाता है? माइंड यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नया नवेला माइंड रखना चाहिए। हाँ। बोलो फिर से समझो, कुछ करना नहीं है। मास परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में भी था। जैसे मास परसेंटेज तो मास ऑफ जिसका हो और अपॉन टोटल जो सैंपल का मास हो इनटू 100। अगर तुम्हें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कैसे निकालोगे? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ ऑक्सीजन और कितने में प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सैंपल और इनटू 100। कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो इनटू 100 तो करोगे ही, और कितने में क्या प्रेजेंट है। जैसे तुमने ये चीज पढ़ा कि तुमको तुम्हारे भाई ने एक पार्ट दिया आउट ऑफ 3 तो तुम्हें उसने कितना हिस्सा पिज्जा का दिया, कितना दिया, कितने में दिया इनटू 100। उसने तुमको 33% पिज्जा दिया जबकि तुमसे छोटा था। नाउ दैट इज 0.144 और 0. की बात समझाई? तो अब फिर वही काम करो, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हटाओ तो भी एक बचा रह जाएगा। 2 से तो 2 हट सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ 3 है ना, तो कैसे लिख सकते हो बोलो? 14.4 2 हटा दिए और 24 और इनटू 100 है, सही है। अब इस ये डेसिमल है, ये 100 से मल्टीप्लाई करो जरा, इसका कितना लिख दें? 1440/24, सही है। 6 से करो, 6 4 या 24, 6 2 या 12 और 0 फिर 4 से करो। बस यही फार्मूला लगाना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन सैंपल इनटू 100। हमेशा यही तो करती हो, छोटे क्लासेस में भी यही किया। उसका मास टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज का तो यही तरीका है। निकालना नहीं पड़ेगा, इन्होंने पूछ लिया तो मैंने फिर से बता दिया, वरना ऑक्सीजन का मास परसेंटेज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 100 माइनस मास परसेंट ऑफ बोरॉन 100 माइनस 40, ऐसे लिखना। मैं वही करने जा रहा हूँ, सृष्टि ने पूछ लिया ना। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि 3 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बन जाएगा बोलो? CO2। तो 3 ग्राम और 8 ग्राम से जल कर ये बनता है। अच्छा सृष्टि तुम ही बता दो, और तो कोई क्या बताएगा? CO2 में कार्बन इस टू ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, मास परसेंटेज? अच्छा बता रही, आप भी बताओ भाभी। सर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास परसेंट क्या है? सर ये होता है सर 3:8। वही वो भी बता रही। देखो कैसे उसने बताया ये बताना। उसने कहा C/O इसमें तो 12 ग्राम, और यहाँ क्या सृष्टि यही बोला था आपने? तो बहुत अच्छी रिटेंटिविटी के साथ ग्राम से ग्राम कटा और
4 से काटो 4 3 यही बता रही थी, सही है। तो 3:8 या फिर इसने इस रेशो को देख के बता दिया होगा, या तो इसने मनी मन में कैलकुलेट किया है, ये जो मैंने लिखा था ना 3:8 यहाँ से बताया। टैलेंट की कमी नहीं है देश में, लोग पता नहीं ब्रेन ड्रेन क्यों करते बाहर। अब देखो तो CO2 बन गया, यदि ग्राम, और इससे कितने ग्राम बनेगा, इसको देखकर तुम्हें अर्पित क्या लगता है कि हाँ बोलो, हाँ कि जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वही टोटल मास प्रोडक्ट का है। इससे ये भी पता चल रहा है, एक चीज और पता चल रही है, अगर ये 3:8 के रेशो में है तो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी पता चल रहा है, या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीनों ही नाम। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, तीनों तो एक ही चीज होती है ना। तो यानी कार्बन और ऑक्सीजन, और ना तुम्हें यकीन हो तो सृष्टि से पूछ रहे हैं, वो कहती है सर 3:8 में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कयामत के दिन तलक ये होगा। अब देखो, when mass of carbon dioxide, what mass of CO2 will be produced? अब अगर 3 ग्राम के साथ समझो 50 ग्राम को जला दिया जाए, अब फिर से देखो मैं सृष्टि से ही पूछवा रहा हूँ, तुमको यकीन नहीं है ना, अगर 3 ग्राम कार्बन के साथ 50 ग्राम, रुक जाओ, 50 ग्राम ऑक्सीजन जलाई जाए तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? देखो ये बता दी ना, ये ऐसे ही लोग जो है डराते हैं दुनिया, कहेंगे 53 ग्राम, जरा सा कोयला लेके घूमेंगे, कहेंगे दुनिया जला दूंगा, दुनिया जला दूंगा, 50 ग्राम भी जला देंगे, और पूरी धरती की ऑक्सीजन ही जला डालेंगे। ऐसे ही लोग हैं, दुनिया में भय का वातावरण बना रहे हैं। और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल रहे हैं, वो बोल दिए कि 3 के साथ 80 ग्राम रिएक्ट करेगा, ये जला रहे पूरी दुनिया को, जरा सा कोयला है। डिफाई भी कर रही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, कह रही वो कुछ नहीं होता, 3:8 3:50 भी कर दूंगी जादू की छत से। तो आपने जैसे निखिल ने बताया, बाय लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स in a definite proportion 3:8 ratio. So with 3 gram carbon, only 8 gram of oxygen will react and 42 gram of oxygen will be left unreacted. वो बिना रिएक्ट के बच जाएगी। तो समझो इस बात को, तुमने 1 लीटर में कोयला डाल दिया और 8 ग्राम ऑक्सीजन की, तो पूरा रिएक्शन हो गया। ये 3 ग्राम थी, अब तुम कौन, हम तो बड़े बीकर में डाल देंगे, डाल दो बड़े बीकर में, उससे क्या होगा, जब तुम्हारा 3 ग्राम तो तुम्हारे 3 ग्राम से ही करेगा। और ये भी तुम नहीं कहो कि कोयला यहाँ जला दो और फिर वहाँ से इजराइल बोले अरे भारत में कोयला जल गया, दुनिया की पूरी ऑक्सीजन ही हट जाएगी, कोई बचाओ बचाओ, सृष्टि जला रही है कोयला। दुनिया डर जाएगी क्या तुम्हारा कोयला जलाने से? कुछ नहीं होगा, उसको जितने से रिएक्ट करना है उतने से ही करेगा। ऐसे तो दुनिया को डराया जा सकता है। तो अब जरा देखो, तो क्या लिखेंगे कि कार्बन इज टू, ठीक है, ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करते हैं, 3:8 रिएक्ट्स इन 3:8 रेशो बाय मास। इट इज, ये किसके अनुसार है, according to law of definite proportion. So 3 gram carbon will react, हर्षिता सेंटेंस पूरा करो, 3 gram carbon will react with 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड, आगे का भी सेंटेंस बोलो, एंड 8 से रिएक्ट कर जाएगी, एंड हाँ बोलो, विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड एंड। अब ये बताएं आपको क्या क्या बनेगा, 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। ये भी वो पूछ रहा है कि क्या बनेगा कि नहीं,
व्हाट लॉ, तो लॉ भी आपको लिख दिया। चेक करो अब इसको कैसे लिखा जाएगा। दैट इज समझिए इस बात को कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। तो दैट इज, अब उसने हमें दिया क्या है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन 3:8 ये दे दिया। तो अब शुरू में ये 3 ग्राम लिया और ये 50 ग्राम। लिखो एट स्टार्ट और लिखो फिर आफ्टर रिएक्शन। एट स्टार्ट ये कुछ नहीं बना, और बोलो आफ्टर रिएक्शन क्या लिखोगे, ये 0, ये 42 ग्राम और ये 3 ग्राम और 8 ग्राम मिलके क्या बना, समझा। ये 3 ग्राम निकला, ये 8 ग्राम निकला, मिल गई, ये खत्म। आफ्टर रिएक्शन की स्थिति सही है। सर इसका सम इसका सम 53 तो रहेगा ही, क्योंकि ये भी 53, टोटल तो उतना ही बर्तन में रहेगा। चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट इज ही, दैट इज जॉन डाल्टन ने, वो एक केमिस्ट भी थे। तो शुरू में टोटल 17-18 ही एलिमेंट्स थे। उसके अनुसार उन्होंने कुछ सर्कल में सिंबल दिए थे, जरा देखो। तो ओके चलिए, सिंबल्स सजेस्टेड बाय डाल्टन। तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स suggested by, तो डाल्टन ने क्या क्या सिंबल बताए। सर प्लैटिना कौन सी है? प्लेटिनम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐसे सर्कल में वो दिखाते थे, समझो। और कार्बन, कार्बन को ब्लैक, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐसे दिखाया। इसके अलावा सल्फर ऐसे दिखाया है, क्योंकि सल्फर क्या होता है, मेडिकल का होता है। जहाँ स्किन में कोई डिसीज होती है तो वो मेडिकल में सल्फर, सिल्वर सल्फर डाई स्किन में लगाते हैं कि नहीं, सल्फर आवश्यक है। तो सल्फर, सल्फर हो गया। इसके अलावा अगर आयरन है तो उन्होंने आई लिख दिया, कॉपर है तो सी लिख दिया, सिल्वर है तो क्या लिख दिया, एस। ओके, प्लेटिनम है तो पी लिख दिया, प्लेटिना प्लेटिना लिख लो। गोल्ड है तो जी लिख के ग्लिटर भी बना दिया, ये चमक रहा है, ठीक है। से गोल्ड लिखा हो, ग्लिटर नहीं बनाया, गोल्ड ही लिखा है, लीटर बनाया है, गोल्ड लिखा। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। है फास्फोरस देखो भी बताई, पूरा नहीं बताया। देखो लेड, देखो लेड को कैसे लिखोगे, एल। और किसका, पी से फास्फोरस है क्या, फास्फोरस पी से साइन सर, पी से ये ऐसे बनाया फास्फोरस। अब एक और है, सिर्फ ग्लिटर हो तो मरकरी टैंक। कितनी बात समझ आ गई। ये सब किसके द्वारा दिए गए सिंबल हैं, These are given by John Dalton। उसने कितने एलिमेंट डिस्कवर, क्या चीज, उसने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए? इतने थे, और भी कुछ सही कम दिया है, 18 एलिमेंट्स थे। ये कितने हैं, 12 सर, 12 हाँ, और भी हैं सिंबल्स, लेकिन आपके में थोड़ी लिस्ट दी है। चलो
इसके अलावा अब बर्जीलियस ने, ये जितने सिंबल तुम यहाँ 118 देख रही हो ये सब बर्जीलियस की हुई। सो सिंबल्स गिवन बाय बर्जीलियस, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी हंसो मत, पानी हटा देंगे थोड़ा है, थोड़ा पढ़ा लेना तो बच्चे बैठे रहते हैं। जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसने नहीं बनाए थे सिंबल उसके। नहीं उसका काम है, उसको और किसी काम देंगे। बर्जीलियस का देखो, बर्जीलियस ने क्या किए, इसने 1 और 2 लेटर जो हमारी रोमन इंग्लिश है ना, दैट इज इंग्लिश के हिसाब से उसने बना। सो इट वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश। सो द सिंबल्स of element are taken from English से लिए गए। It is either 1 or 2 letter. It is 1 or 2 letter. If it is of 2 letter, then first letter is in upper case and the second letter is in lower case. If it is of 2 letters, then the first is in upper case and second in lower case. चेक करो, अगर मान लो जैसे सोडियम है तो उसे ऐसे लिखा जाए, सेकंड लोअर केस में यहाँ पे डी है और एल हलियम एक है तो वो ऐसे ही है, प्रिंटिंग में ऐसे ही होता है। हलियम है, सही है। यहाँ देखो पहला बड़ा और दूसरा छोटा, ये तुम्हारी बुक में लिखा है, ऊपर लिखा है अपर केस को, समझ आ गई। एंड द ओरिजिन इज फ्रॉम लेटिन, एंड इसका ओरिजिन क्या है? लैटिन, ग्रीक भी हो सकता है, लिखा है बुक में। सर जर्मन लिखा, ग्रीक, जर्मन भी लिखो। जैसे अगर सोडियम है तो इसे क्या कहा गया जर्मन में? दैट इज ओरिजिन। नेट्रियम लिखो, और इसका सिंबल क्या है? Na। वो सब कराएंगे। पोटेशियम को क्या लिखा जाएगा? कैलियम, केलियम, और इसे क्या लिख दिया जाएगा? आयरन को क्या लिखा जाएगा? फेरम, दैट इज Fe। कॉपर को क्या लिखा जाएगा? क्यूप्रम और Cu। इसी तरीके से मरकरी को क्या लिखा जाएगा? एराज्रियम, Hg। गोल्ड को क्या लिखा जाएगा? औरम, Au। सिल्वर को क्या लिखा जाएगा? अर्जेंटम, अर्जेंटम, Ag। सही है। अब देखो तो कॉपर हो गया, फ्लोरीन और Pb को क्या लिखा जाएगा? लेड, प्लम बम, Pb। टिन को क्या लिखा जाए? हंसने से हम फेंक देंगे पानी, तुम चिंता क्यों करती हो? पानी से कितना डर रही हो? पानी में ऐसा क्या है, वो भी पी लेगी। अब मेरा उससे लेना देना, मैं उसकी बात नहीं कर। टिन का बता। स्टेनम, अभी थोड़ा सा सब्र करो बस, कब्र में लाओ। अब जरा देखो कितनी बात तुम्हें समझ में आई। जिंक का कुछ नहीं पता है, Zn है वो ऐसे ही है।
और तो बाकी मैंने बता दिए, निकेल, फेरम, कोबाल्ट, एमन, क्रोमियम, वेनेडियम, नियोबियम, हफनियम, जर्कोनियम। चलो कोई बात नहीं, इतना ही है, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। लैटिन नेम बता दिए, सिंबल बता दिए। अब जरा देखो अगले पेज पे आओ। देयर आर सिंबल्स। तो अगर आपसे कहे जाए कि 30 एलिमेंट्स के सिंबल लिखो तो कैसे लिखोगे? देखो एस, एस आई, इन सब का बताओ, और एसी, तीनों के नाम बताओ, एक एक करके पूछे। तीनों तुम बताओ पहले। रुक जाओ, उसको बताने दो। ऐसे ही पानी वहां रखा हुआ, तीनों को बताओ तुम। देखो ये नहीं बता पा रही, पानी की वजह से नहीं बता पा रही। और सेलेनियम, उससे हम पूछेंगे देखो कि वो पानी रखा है ना। और सेलेनियम, CaCu, रुक जाओ, CaC। अब पूछें एक बार, फिर से ट्राई करें। इनका बता पहले। हाँ हाँ, और बोलो। कोमल, कोमल क्या होता है? तुम यहाँ पे एलिमेंट के नाम पूछे जाए, तुम लड़की का नाम बता। वहाँ नहीं चलता, ये अंग्रेज लोग लिख के गए हैं। अच्छा, Cl, क्लोरीन, Ba जस्मिता, Be, Bi, चारों नाम बताओ। मत बताना। हाँ बताओ। बेरियम बताओ। बेरिलियम और बिस्मथ। H, He, Hg, ठीक है, इन सब के बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम और मर्क्यूरी या हाइड्रोजनियम, ठीक है। Au, Ag और कोई भी है, ठीक है। AS गोल्ड, सर, AS सिल्वर, आर्सेनिक। AS का मतलब है आर्सेनिक, संखिया को कहते हैं, जहर। न्यूज़पेपर में आता नहीं कि वो लड़की संखिया खा के मर गई। आर्सेनिक। या तुम्हें ये भी मालूम होगा कि नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, उसको संखिया दे दिया था। सर, AR अब देखो, जिंक, यूरेनियम और बताओ Na, और Mg, Pb, Fe। हाँ, अर्पित सभी के बताओ। बोलो। Pb, लेड, प्लम्बम, आयरन आयरन। और Mn क्या होता है? बोलो। मैंगनीज। तो लिखो जिंक, यूरेनियम, सोडियम। अब कुछ कर नहीं पा रहे तुम्हारे लिए, जिसका देखो क्या करें। ठीक है, मैग्नीशियम और लेड, Fe, आयरन और ये मैग्नीज, मैंगनीज। समझ आ गई बात? तो इसका नाम मैंगनीज नहीं था, मेरे को याद है उसका नाम।
अब देखो राइट एनी, यहाँ पर 12 है, 10 सिंबल्स सजेस्टेड बाय डाल्टन एंड द नेम, यहाँ पर कितने ओरिजिन है, सिर्फ 8 नाम लिखना है, 8 नेटिव नेम्स, इनको क्या कहते हैं, नेटिव नेम्स। 10 उसमें के 8 इसमें के?